नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। आज शनिवार है, वीकेंड है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना प्लानिंग कर ली होगी आज वीकेंड मनाने की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी ही आज ख़त्म कर भी देते हैं। अगले 20 मिनट तक मैं आपके साथ रहूँगा। चाय का प्याला ले लीजिए अगर आपने चाय अभी तक नहीं पी है तो। चलिए फटाफट पहले खबरें बता देता हूँ, कुछ अखबार में क्या क्या मेन खबर छपी है। तो देखिए, दैनिक जागरण का कुछ ठीक नहीं रहता, कब क्या खबर छाप दे वो। तो वो देखिए, आज इसने पहले पेज पे छाप दिया है, कांग्रेस का आरोप, आयकर विभाग ने चुनाव से पहले फ्रीज किया पार्टी बैंक का खाता। ITATA ने 115 करोड़ न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त के साथ दी अंतरिम राहत। यानी कल ये सोशल मीडिया पे बड़ा खबर चल रहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अजय माकन ने, जो कोषाध्यक्ष हैं, इन लोगों ने वो सब लिखा इस पर एक्स वगैरह पे। और वो चल रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर लिया है। वो जो चंदा बटोरो अभियान इनका चल रहा था, तो उसमें 25 करोड़ रुपए आए होंगे। तो उसमें कुछ रिटर्न का गलती उलती होगा कुछ, तो उसको लेके जो है वो किया। तो उसी को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा था। तो ये खबर अब देखिए, इसमें जागरण में तो है लेकिन अमर उजाला में नहीं है, और फ्रंट पेज पे, और इसमें भी नहीं है, नवभारत टाइम्स में भी नहीं है, लेकिन जागरण में है। जबकि जागरण प्रो बीजेपी अखबार माना जाता है। और साथ ही साथ इसने ये एक फ़ोटो भी छापी है। आप देखिए कि सासाराम में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो तेजस्वी यादव उनको गाड़ी में बैठा के जीप चला रहे थे। तो ये फ़ोटो भी इसने छापी है। ये फ़ोटो और किसी ने नहीं छापी है। तो ये है अखबार, इस पे ये खबर है। और नवभारत टाइम्स ने छापा है, आज से पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। 60,244 आरक्षी पदों पर भर्ती होगी और ये परीक्षा आज और कल है। और 58 लाख परीक्षार्थी हैं मेरे ख्याल से। 58 लाख लोग जो है परीक्षा दे रहे हैं। ये इसमें निकला है, अमर उजाला में भी है फ्रंट पेज पे, और नवभारत टाइम्स में भी फ्रंट पेज पे है। तो अमर उजाला में निकला है कि प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज से है। 2018 में सिपाही भर्ती के लिए 49,568 पदों के लिए 24 लाख थे, और इस बार जो है 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 60,244 पद हैं। 75 जिलों में 2,385 सेंटर्स पे यह लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 10 बजे से 12 बजे और 3 बजे से 5 बजे के बीच 2 पालियों में होगी। और 48,17,441 कैंडिडेट में से 15,48,669 महिलाएं हैं। तो यूपी के अलावा इस परीक्षा के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब के लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। तो ये खबर है। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में कल प्रवेश कर गई, चंदौली के बॉर्डर से, नौबतपुर चेक पोस्ट से। तो ये भी एक खबर है। लेकिन उसमें खबर में एड ऑन ये है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी उनको ज्वाइन करने वाली थी बनारस में, लेकिन प्रियंका गांधी ने कल वो पोस्ट पे लिखा है एक्स पे कि उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई है, बीमार हो गई हैं, तो जिसकी वजह से वो अभी नहीं शामिल हो पा रही हैं। बाद में कहीं शामिल होंगी वो। तो ये भी खबर छोटी सी है लेकिन सब सारे अखबारों में छपी है। प्रियंका बीमार, राहुल की यात्रा में नहीं होंगी शामिल, ये सारे में छपी है। इसके अलावा आपको ये, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अंग्रेजी अखबारों में क्या छपा है। फिर बात करते हैं एल्विस यादव की, जिनकी रेव पार्टी वाले मामले में FSL की जयपुर से रिपोर्ट आ गई है नोएडा पुलिस के पास। तो उसके बारे में बात करेंगे, उससे बने रहिए हमारे साथ। तो हिंदू में छपा है, कांग्रेस गेट्स रिलीफ ऑन अपील आफ्टर IT लेन ऑन अकाउंट्स। ये मतलब कांग्रेस का जो खाता सीज किया था इनकम टैक्स ने, तो उसको हिंदू ने छापा है फर्स्ट उस पर। और पुलिस स्टॉप सेंट्रल BJP डेलीगेशन फ्रॉम विजिटिंग संदेश खाली, ये हिंदू ने खबर छापी है कि BJP का जो डेलीगेशन गया संदेश खाली में, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें आई हैं, तो उस डेलीगेशन को बंगाल पुलिस ने रोका है। क्यों रोका है? तो 144 लगा इसलिए रोका है। अजीब तर्क है भाई। तो ये है, डेलीगेशन में से अगर 5 आदमी नहीं जा सकते तो 3 तो जा सकते हैं, 2 तो जा सकते हैं। उसमें हमारे बृजलाल साहब भी गए हुए हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बृजलाल साहब से पूछ के बताऊंगा आपको कि वहाँ पर क्या स्थिति है। तो उनके लौटने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और
ये हिंदू में छपा है अखबार में फ्रंट पेज पे, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। इसमें अमेजन पे का जो है पहला विज्ञापन है फर्स्ट पेज पे, पूरे फुल पेज का। और उसके बाद जो है ये देखते हैं क्या है अंदर, क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया, CGI चंद्रचूड़ बैट्स फॉर लीगल एजुकेशन इन हिंदी मीडियम। ये तो अच्छी खबर है। हमारे चंद्रचूड़ साहब कल इलाहाबाद आए थे, हमारे योगी जी भी वहाँ गए थे, और राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट जो है का उसका वो हुआ था वहाँ पे, इनॉग्रेशन ऑफ द मेडन एकेडमिक सेशन ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया जो है एकेडमिक उसका। तो इस वहाँ पे एक फ़ोटो है, ये बड़ी अच्छी फ़ोटो आई है, आप देखिए। चंद्रचूड़ साहब के साथ योगी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर है, और उसमें उन्होंने कहा चंद्रचूड़ साहब ने कि जो लॉ की पढ़ाई है वो हिंदी में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो अगर मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकती है तो बाकी पूरे देश में हिंदी में लॉ की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती, या लोकल लैंग्वेज जो है अपना जिसका जहाँ का लैंग्वेज है उसमें तो पढ़ सकता है। ये खबरें हैं। बाकी तो आते हैं एलविस यादव पे। एलविस यादव बड़े हिट यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब लोग चलाते हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। एलविस यादव और भी चर्चा में आए जब वो बिग बॉस में जीते और दूसरे यूट्यूबर को हराया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत पॉपुलर था है मतलब। तो उसके बाद एक मामला हुआ था 2-3 महीने पहले, आपको याद होगा कि नोएडा में एक मेनका गांधी की जो संस्था है पीपुल्स फॉर एनिमल, उसके लिए एक सौरभ गुप्ता नाम के एक आदमी काम करते हैं, और उन्होंने एक नोएडा पुलिस को सूचना दी थी और बताया था कि नोएडा में रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल होता है। तो उस मामले में नोएडा पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ से 5 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें से एक राहुल यादव नाम का एक लड़का था जिसने एलविस यादव का नाम लिया था कि ये जो पार्टियों में सप्लाई हो रही है या जो सांप का जहर, ये लोग कस्टमर बन के गए थे, स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे। तो उसने बताया कि एलविस यादव जो है मुहैया कराएगा, अब पता नहीं सच की झूठ। तो उसके बाद से FIR में एलविस यादव का भी नाम था, और पुलिस ने जो है वो जहाँ से 20 मिलीग्राम बरामद किया था जहर, एक शीशी में लिक्विड था जहर टाइप का। तो उसकी जांच के लिए इसको FSL रिपोर्ट जयपुर भेजा था। जयपुर से वो रिपोर्ट आ गई है और उसमें ये बताया गया है कि वो कोबरा, माफ़ कीजिएगा, कोबरा जाति के करैत सांप, हम लोग अपना ठेठ में बोलते हैं करैत सांप का जहर था। बड़ा विषैला होता है करैत सांप और बहुत तेज भागता है, तो उसका जहर है वो। तो एक तरह से ये पुष्टि हो गई कि वहाँ पे वो फार्म हाउस था कि मकान था जो भी था, तो वहाँ पे जो जहर मिला और उसके साथ करीब 7 या 8-9 सांप भी मिले थे, 4-5 उसमें करैत थे, अजगर था, दुमुहा सांप था। तो उसके बाद नोएडा पुलिस के सेक्टर 49 में जो है मामला दर्ज किया गया था और उसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद उसमें एलविस यादव का भी नाम था। तो बड़ा बवाल मचा था, और एलविस यादव ने भी लिखा था पोस्ट पर सोशल मीडिया पे कि अगर मेरे खिलाफ ये साबित हो जाएगा तो मैं जो भी सज़ा देना चाहे मैं लूँगा। तो एलविस यादव बेसिकली बीजेपी समर्थक माने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मंच भी साझा वाजा किया था। तो बहरहाल जो एलविस यादव के समर्थक हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये बात पच नहीं रही थी। उनके समर्थन में बड़ी ट्रोलिंग भी हुई थी उस वक्त। तो लोगों को इंतज़ार था कि FSL रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या निकलता है, तो उसमें निकल गया, उसमें ये साबित हो गया कि वो सांप का जहर था। हालांकि FIR में नाम होने के बावजूद नोएडा पुलिस ने एलविस यादव से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की, उनको बुलाया नहीं पूछताछ के लिए। केवल एक कॉल रिकॉर्डिंग है राहुल यादव की कस्टमर के साथ जो स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे थे पुलिस टीम और पीपुल्स फॉर एनिमल के, तो उनके बीच की एक बातचीत है। उस बातचीत में राहुल यादव ने कथित तौर पे एलविस यादव का नाम लिया है, और एक पुलिस के पास, नोएडा पुलिस के पास वही एक सबूत है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके बावजूद जो है नोएडा पुलिस ने एक बार भी एलविस यादव से पूछताछ करने की जहमत क्यों नहीं उठाई। तो अब जबकि ये साबित हो गया कि वहाँ सांप का जहर था, उसके बाद एलविस के बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ भी आपने देखे होंगे जिसमें वो सांप आप लेके रील बनवा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अगर इस तरह की फ़ोटोज़ है और अगर कोई आदमी आपको शिकायत करता है या नाम लेता है या कहता है
जाहिर है उसने नाम लिया तो आपने उससे पूछताछ भी की होगी, उसने कुछ बताया होगा, क्या बताया क्या नहीं बताया ये भी नहीं किसी को पता। और उसके बताने के आधार पर पुलिस ने क्या किया, इस बात की छानबीन की कि नहीं कि एल्विस यादव का नाम वो ले रहा है, सही ले रहा है, गलत ले रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो उसकी भी छानबीन नहीं की। ना ही दोनों को आमने सामने बिठा के पूछताछ की कि भाई ये तो तेरा नाम ले रहा है, तेरा क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो बहरहाल नोएडा पुलिस की अपनी जांच की वजह होगी जो भी हो, लेकिन अब क्या सवाल उठता है कि जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई और ये साबित हो गया कि उसमें जहर का होता है, जहर का इसका मतलब कि नोएडा में जो रेव पार्टियां होती हैं वो फार्म हाउस में हो या घरों में हो या होटल में हो या कहीं भी हो, तो नशे के लिए सांप के जहर का कारोबार किया जाता है। तो ये तो बड़ा संगीन जुर्म है और इसमें ज़मानत भी नहीं होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। और जैसा कि आपको पता है कि जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं इस मामले में, उनकी ज़मानत अभी तक नहीं हुई है। तो अगर ये इतना संगीन जुर्म में किसी का नाम आता है, मेरा या आपका या किसी का भी, या एल्विस यादव का, तो पुलिस को फर्स्ट हैंड तो कम से कम पूछताछ तो करनी ही चाहिए। और अब मुझे लगता है कि जब ये आ गया रिपोर्ट, तो निश्चित रूप से जो डीसीपी साहब हैं विद्यासागर मिश्र नोएडा के, जिनका बयान छपा है आज अखबारों में, तो उनके हवाले से खबर भी छपी है, बयान भी छपा है, 1-2 अखबारों में मैं पढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि पूछताछ एक बार होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एल्विस यादव के समर्थकों का दिल रह जाएगा कि भाई सही क्या है, वाकई वो हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनका एफआईआर से नाम हटा दीजिए, उनके एफआईआर में नाम क्यों रखा है फिर, और इस केस की बारीकी से जांच कीजिए। क्योंकि अगर ये सांपों के जहर का कारोबार नोएडा और ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में हो रहा है तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। तो बहरहाल एल्विस को लेके, एल्विस चर्चा में भी रहते हैं बहुत, आपको पता ही होगा कि ये मामला हुआ बिग बॉस में जीतने के बाद, फिर ये मामला हुआ, फिर उसके बाद एक बार एक उनका वीडियो और वायरल हो रहा था जिसमें वो किसी लड़के को थप्पड़ मार दिए थे एयरपोर्ट पे, कहाँ, बाद में उन्होंने कहा कि वो मुझे गाली दे रहा था। तो बहरहाल जो आदमी हिट हो जाता है तो ऐसे होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि भाई क्या असलियत क्या है, वाकई एल्विस यादव का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। क्योंकि एल्विस यादव की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसमें से बहुतों को तकलीफ़ हो सकती है कि भाई जिनको फ़ैन फॉलोइंग करते हैं, जिनको मानते हैं, प्यार करते हैं, तो वो अगर ऐसा काम, अगर इस तरह के केसेज में उनका नाम आता है तो निश्चित रूप से जो उनके फ़ैन होंगे उनको भी तकलीफ़ हो रही होगी, जैसे मनीष कश्यप के बारे में हुई लोगों को बिहार वाले मामले में। तो इसका क्लियरेशन होना चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी नोएडा पुलिस की है। नोएडा पुलिस इसकी जांच करे और तहकीकात करे और पता लगाए कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनका या नहीं है, उनका नाम सही से लिया जा रहा है या गलत से लिया जा रहा है। अगर लिया जा रहा है तो फिर उनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो बाकी 5 लोगों के साथ हुई। और अगर उनका नाम नहीं है, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जाता है तो उनका नाम एफआईआर से बाहर होना चाहिए, ताकि जो उनके फैंस है उनको सुकून मिल सके। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी आप जो कहना चाहें आप कमेंट बॉक्स में आके कह सकते हैं। तो आपकी नज़र बनी रहेगी, हमारी भी नज़र बनी हुई है, और जैसा होता है हम आपसे फिर मिलते हैं, बात करते हैं। और कल संडे है, कल छुट्टी, कल आप भी आराम करिए, हम भी आराम करेंगे। और इस प्रोग्राम को देखने के बाद 1-2 कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, तो उससे हौसला बना रहता है। और लाइक भी ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।